बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे और मौसम के साथ जुड़े मसाइल भी इंजॉय कर रहे होंगे। शुक्र अदा करता रहने अल्लाह ताला का। नो डाउट कुछ लोगों के लिए मौसम ज़हमत भी बन जाता है, लेकिन ये तो जी एक कुदरती अमल है और आपको पता है कि हर साल मानसून में इस तरह से ये मुश्किलात भी आती हैं, तो थोड़ा सा हमें भी अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करके रखनी चाहिए। बाकी इदारे क्या कर रहे हैं उनकी हम बात भी करते रहते हैं, जहाँ कहीं तनकीद की ज़रूरत होती है, जहाँ कहीं आप लोग निशानदेही करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो हम पहुँचाते रहते हैं, बट कुछ चीज़ें हमारे एंड से हैं वो हमने ही करनी है। अपने रिपोर्टर्स की तरफ मैं चलूंगी जी। राव दिलशाद हुसैन साहब और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, फिर आप एग्री करते हैं कि कुछ चीज़ें हमें खुद करनी होती हैं? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जिन पर आपको खुद से भी काम करना है। मिसाल के तौर पे जिस तरह से आजकल कुछ पता नहीं है, इवन देन कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमारी जो वेदर को कवर करती हैं रिपोर्टर कोमल, वो कहते हैं कि 5% चांस है। हाँ, आजकल नहीं आप प्रेडिक्शन लेकिन कर सकते। उसके बाद जब रेन शुरू होती है तो वो कैटास्ट्रोफिक रेन में तब्दील होती है और उसका तवील स्पेल होता है। अच्छा, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा लोगों को ये बता दूं, लोग अक्सर कहते हैं आपने इतनी बारिश कहा था, इतनी बारिश। हाँ। जनाब, ये महकमा मौसमियात को भी नहीं पता होता, कुछ चीजें अब्रप्टली जो है वो चेंज हो रही है। और ये अल्लाह ताला का क्लाइमेट चेंज का एक जो इम्पैक्ट है वो अब आपको नजर भी आ रहा है, जिस पर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। खास तौर पर इसमें हर किसी का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप देखते हैं कि सिर्फ हुकूमत के साथ मिलके, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से करनी है। एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए, ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए, ये इंडिविजुअल जब तक आप नहीं करते। अब आजकल जैसे एमिशन टेस्टिंग का सिस्टम चल रहा है, तो उसमें रज़ाकाराना तौर पर आपको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे गाड़ी चेक करवानी चाहिए। अब देखिए ना, हम बार बार कह रहे हैं बारिश का मौसम है, अपने घरों की छतों को देखिए। साई साहब, बहुत सारे लोग बाहर हादसात की वजह इसीलिए बनती है, ट्रैफिक, आप सिग्नल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप लेट निकले हैं और आपने जल्दी पहुंचने हैं, आप ब्रेक उस तरह से लगा रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी ये जो बात कर रहे थे आपके ट्रैफिक के हवाले से, तो मैं अभी जब आ रहा था फिरोजपुर रोड से, तो मैं एक बाइक वाले को थोड़ा फॉलो कर रहा था। वो इस तरह जिग जैग बना रहा था कि जो ग्रीन लाइन उनकी बनी है, एक कट से एंटर होता था, एक कट से निकलता था, वो यानी जिग जैग बनाता हुआ जा रहा था और पूरी स्पीड से जा रहा था। फनकार लोग, तो ये आप गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया है तो आप उसको यूटिलाइज करें। हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, हम मजाक बना लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब बारिशों का मौसम है, इसके बाद डेंगू शुरू होना है, तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे पानी आपने नहीं अपने घरों में किसी जगह पे भी पानी ना खड़ा होने दें। फिर आप कहते हैं डेंगू आ गया, नहीं तो जमा बारिश का पानी जो हमारी वो खड़ा हो जाता है ना, वो आपके जो बाहर टायर पड़े होते हैं या छतों पे कोई ऐसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो हम बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते। फिर जब डेंगू आता है तो फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। भाई, हमारे घर से शुरू हो रहा है ना पानी, कौन सा सड़क पे तो पानी खड़ा ही नहीं रहता। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बाद वो पानी निकल जाता है, वैसे भी वो गंदा पानी हो जाता है। तो जो आपकी छतों पे इकट्ठा होता है या आपके कूलर में वो पानी जो है उससे डेंगू पैदा हो रहा है, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। हम कहते हैं जो भी खराबी हो रही है वो गवर्नमेंट ही कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। एक हफ्ता अगला जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन है, इसके लिए जी एहतियात कीजिए। और बारिशों के लिए ज़रूरी ये है कि जी आपने अपने तौर पर जो मैक्सिमम आप एहतियात कर सकते हैं अपने घरों में, बरकी आलात से लेकर छोटी छोटी चीज़ें ना जो जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है, तो ज़रूर इसका ख्याल रखिए। अच्छा जी, हम खबरों की तरफ तो चलेंगे। समरा काफ़ी देर से बाहर हमारा इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे थे, तो जी मौसम की सूरत हाल बताने के लिए समरा बाहर मौजूद थी, तो हमने कहा पहले हम मौके से फ़ायदा उठा लें। समरा, क्या सूरत हाल है आज? क्या बारिश की प्रेडिक्शन है? कितने चांसेस हैं बारिश होने के? ऑल्दो इसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सुबह से लग रहा है बारिश वाला समा। प्रेडिक्शन क्या है और कितनी बारिश हो सकती है? शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो बादलों ने मुकम्मल तौर पर शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। आसमान पर बादल मौजूद हैं और अभी बरसे भी हैं। टाउनशिप और कोट लखपत के अतराफ में हल्की बूंदाबांदी हुई है और बादलों और ठंडी हवाओं की वजह से शहर लाहौर का मौसम अच्छा खासा खुशगवार है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से शहर लाहौर के बासियों को गर्मी और हब से भी रिलीफ मिला है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने में नजर आ रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि शहर में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है वो मज़ीद हसीन और दिल फरेब लग रहा है। मौसम हसीन होने की वजह से शहर लाहौर के वासियों ने भी शुक्र का कलमा अदा किया है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो सारा दिन इसी तरह से जारी रहेगा। सूरज और बादलों के माबैन आंख मुचोली भी जारी रहेगी और शहर लाहौर के बासी भी जो है वो मौसम की रंगीनी और रनाइयों से जो है वो अपने अपने तरीके से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शहर में जो है वो 70% तक बारिश के इम्कान हैं और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मानसून का ये जो सिलसिला है वो 17 जुलाई तक शहर लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश बरसाने का बाइस बनेगा और जहां मुतलका इदारे अलर्ट हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, वहां शहरियों से भी। थैंक यू सो मच जी। तो मौसम की सूरत हाल हमें समरा बता रही थी। अब शहर की सूरत हाल और बहुत बड़ा कारनामा, मेरे ख्याल से ये देर आयत तो बहुत दुरुस्त आयत, अगर मैं इसको कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आवाम का बहुत बड़ा मसला, हमारे मैक्सिमम टीवी शोज आप निकाल के देख लें, आज से कोई 4, 5, 6 साल पहले से आज तक के, आज दिन तक के लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई महंगाई महंगाई। जब हुकूमत ने ये दावे किए कि महंगाई बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है, आवाम को रिलीफ मिल गया है, उस दौर में भी आज दिन तक लोगों का मसला महंगाई है। हमारा काम है लोगों के मसले हाईलाइट करना, आप तक पहुंचाना, आपको दिखाना। अब सीएम साहिबा ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, अथॉरिटी बना दी है। ये अथॉरिटी क्या करेगी? वो शानदार तकरीब के मनाजिर जरा स्क्रीन पे दिखा दें। जितनी शानदार ये तकरीब हुई, क्या अथॉरिटी की कारकर्दगी भी इतनी शानदार होगी? राव दिलशाद हुसैन, अल्लाह करे इसके नताइज, पहले हाथ उठा के दुआ कर लेते हैं, अल्लाह करे कि इसके नताइज भी ऐसे ही हो। इस अथॉरिटी की आते ही जब ये वज़ीर आला पंजाब की जो पहली तकरीर थी उसमें ये सबसे पहले जिक्र किया गया था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बड़ा मसला है और फिर मसनूई महंगाई, और जब जिसका जी चाहता है वो चीज़ों की होर्डिंग करता है, उसके बाद फिर मनमानी कीमतों पर करता है। तो कोई ऐसा जो कानून था हमारा वो इतना कमज़ोर था, मांगे तांगे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मजिस्ट्रेट्स होते थे, वो बेचारे उन्होंने आगे अपना एक प्राइवेट सेटअप बनाया हुआ था 5, 7, 10 लोगों की, और होता ये था कि उनके नाम से वो खुद तो बहुत कम जाते थे, लेकिन वो दुकान की तस्वीर बना के और वो कहते थे जी इंस्पेक्शंस कर ली, और वो इस इंस्पेक्शंस जो हैं वो इस तरह से वो लूट मार का एक बाजार गर्म था। मुमकिन है जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हो उसको नाम ही पता हो, लेकिन उसके जो उन्होंने जो हायर किए हुए थे नीचे जो लो स्टाफ था उन्होंने तो तबाही मचाई है, इसमें कोई शक नहीं। और इस हवाले से शिकायत के अंबार भी लगे रहते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। लेकिन अब चूँकि ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी फोर्स बनी है बाकायदा, और इसमें 3 बड़े अहम, महंगाई ग्राम फरोशी के कंट्रोल के हवाले से तो काम हो गई, इसमें कब्ज़ा माफिया के हवाले से भी, जो अनदर एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का। कोई जिसका जी चाहता है, जिसके मर्जी मकान पर काबज़ हो जाता है, कोई किराए रेंट पे लेता है और उसके बाद फिर वो छोड़ता ही नहीं। तो ये इन सारी चीज़ों को आपने कर तो लिया, लेकिन इसके साथ आपको चूँकि इसका जो निज़ाम होगा, जुडिशल निज़ाम, वो इसी का अपना भी होगा, और इसमें तमाम तर वो इश्यूज़ जिनको कि फौरी एड्रेस होना चाहिए वो फौरी एड्रेस होंगे इस प्लान के मुताबिक। अब ये वक्त साबित करेगा कि किस हद तक इसमें कामयाबी मिली है। प्लान तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, अब आपने इसको इम्प्लीमेंट, अब दिसंबर तक इसने पूरे अभी लाहौर डिवीजन, अभी इसकी प्लानिंग क्या है वो आपसे पूछेंगे। जरा आम आवाम का रद्द-ए-अमल, खुश है साहिब साहब? ना, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन देखें फोर्सेस पे फोर्सेस बनी जा रही हैं। पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ इस पर, फिर मैं राव साहब के साथ माजरत के साथ इस पर थोड़ी बात करूँगा। ये देखें महंगाई, ये तो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। मैंने तो यही कहा ना, ये हमने देखा है कि डीसी साहब भी जाते हैं सुबह सुबह, डीपीओज की भी जिम्मेदारी होती है, ये आपने मंडी में सुबह जाना है, पुलिस अफसरान भी होते हैं। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन यही महंगाई एसी साहिबान नहीं कंट्रोल कर सके, यही महंगाई डीसी साहिबान नहीं कंट्रोल कर सके। ये फोर्स जो है पैरा, ये अंडर होगी डीसी एसी के, वो इनके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर इसको भी देख लें। अच्छा राव साहब, इनके अंडर है ये अथॉरिटी? नहीं, ये अलग से डिपार्टमेंट है, उनको जवाब देने, ये उनको जवाब देनी है। लेकिन
नहीं नहीं नहीं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर का जाहिर रोल तो होगा, हाँ, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है हर सूबे में। बिल्कुल, देखें ना, तो उसी के बैनर तले काम तो करेंगे, लेकिन ये अलग से डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अलग से है, ये उनका अलग डिपार्टमेंट है, ये उनको मदद फराहम करेंगे। ये प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डिपार्टमेंट पंजाब, ये उसके नीचे अथॉरिटी है, ये उसके जैसे फूड अथॉरिटी उसके नीचे काम करेगी। आपको याद होगा फूड डिपार्टमेंट खत्म हुआ तो उसके बाद फिर डिफरेंट जो अथॉरिटीज थी प्राइस कंट्रोल के हवाले से वो सारी उसके नीचे। लेकिन मैं इनके हेड का ना बड़े परसों तरसों मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, एसी साहबान को, डीसी साहबान को, जो भी इनकी कंप्लेंट्स होंगी वो इनके साथ मिलके उनको, ये डीसी ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साहब इस तकरीब में मौजूद थे, उनका क्या रोल है? मैं आपको बताने लगा ना, यही ट्रेनिंग करवाई है, इसी चीज़ पे आने लगा, भर्तियाँ की हैं, ट्रेनिंग करवाई है। मसला ये है कि सबसे बड़ा मसला है कब्जा माफिया। अगर तो फिर आपने उसी तरह के सिस्टम में रहना है। मैं कल भी, मुझे 2 फ़ोन आए हैं, एक खातून थी, उनका कहना था जी मेरे घर पे कब्जा हो रहा है, एक और मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा जी मैंने जगह खरीदी हुई है, वहाँ पे काबज हैं 2 लोग, उसका कुछ कर दें। अगर तो इसी तरह के मसाइल रहने या फिर अथॉरिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं होना, फिर आप जो मर्जी बना लें कोई फ़ायदा नहीं होना। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, अब सबसे बड़ा टेस्ट केस है ये। अभी चलें, रमज़ान तो गुजर गया, रमज़ान से पहले आपको चीज़ें हमेशा महंगी होती हुई नज़र आती हैं। अब आ जाएं जी पैरा की तरफ। पैरा भर्तियाँ की गई, 6000 भर्तियाँ होनी हैं, कंप्लीट हो गई हैं 6000? नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी लाहौर डिवीजन में इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके बाद फिर ये आगे लाहौर में एग्जीक्यूट किया गया है, लाहौर के बाद फिर दिसंबर तक इस पे इम्प्लीमेंट होगा। आप देखें पैरा बन जाएगी, बहुत बड़ी एक फोर्स है, 6000 बंदा। आप देखें ना कि उसको एडजस्ट करना, सैलरीज, गाड़ियाँ, बाइक्स, अगर ये सारा कुछ दे के रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हम उसी सिस्टम पे ठीक थे। जैसे आप देखें पुलिस में बन गया क्राइम कंट्रोल, साहब उम्मीद तो अच्छी की जा नहीं करनी चाहिए, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना, उसका काम क्या है? उसका काम भी वही है जो सीआईए करती थी। लेकिन सीआईए तो भाई राव साहब, एक और चीज, ना ना ना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। सीआईए के जो हालात सीआईए के थे, इस हमारे पंजाब में जराइम पेशा अफराद की तरवीज में जितना किरदार सीआईए का रहा है, ये आप इस पर तहकीक करवा लें। सही साहब, आपको भी सारा इल्म है। अच्छा, इस पे आने दे, जरा सीसीडी पे बात करें। राव साहब कह रहे हैं कि सीआईए ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया क्राइम को। आप मुझे, मैं चूंकि क्राइम की बीट करता हूँ, राव साहब हमारे भाई हैं, ये पुलिस के साथ बड़ा मिलते जुलते हैं, हम सारे ज़ाहिर है फील्ड में होते हैं। कोई एक सीआईए का बंदा बता दें जो सीसीडी में नहीं है, कोई एक बंदा, कोई एक बंदा, कोई एसपी। बिल्कुल आपकी बात, ऑब्जेक्शन भी दुरुस्त है। अब यही है, अब यही है, अब यही कमरा है, ये कुर्सियां उठा के वहां पे रख दें, उस पे बंदे यही बिठा दें। बिल्कुल आपकी ये ऑब्जेक्शन आपका दुरुस्त है। तो आप सीआईए को ये टास्क दे देते, आपने 10-12 अरब का जो टॉपिक पे वापस आने हैं। मुझे राव साहब इसका स्ट्रक्चर बता दें कि काम किस तरह करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या चिकन की कीमत ये कंट्रोल करेगी? आवाम के सवाल मैं आपसे कर रही हूँ ना, चीनी का रेट कंट्रोल करेगी, तमाम बड़ी मार्केट्स में इनको डिप्यूट किया जाएगा, क्या ये मंडियों तक पहुंचेगी? यस, इनकी निगरानी में जो मंडियों में ऑक्शन होती है उसका टाइम फ्रेम ऑलरेडी तय हुआ है। वो सलमा भट्ट साहिबा मुआवने खुसूसी, उनसे एक ब्रीफिंग में बात हुई थी। ये सारी चीज़ें एक मैकेनिज्म, अब मसला है, अब ऑब्वियसली वो इंचार्ज मिनिस्टर होंगी। अब मसला ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन है, अगर वो एग्जीक्यूशन इसकी 60% भी करने में पैरा कामयाब होती है तो आपको यकीन कीजिए आपको इसके सम्राट जरूर नजर आएंगे। 50% कब्जा पैरा छुड़वा दे, 50% सीसीडी छुड़वा दे लोगों के। तो सीसीडी या सीसीपीओ लाहौर? नहीं, सीसीडी, सीसीडी के पास है सीसीडी। अच्छा, तो ये मसाइल लोगों के हैं इन पे, और सबसे ज्यादा जो कब्जे के हवाले से शिकायत आनी है वो आपको आनी है ओवरसीज पाकिस्तानियों, बिल्कुल जो बेचारे लग रही है आईजी साहब को बीच में देख के कुछ जो बेचारे अपनी खून पसीने की कमाई से कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाएं, जब वो वापस आएंगे ज्यादा परेशान होते हैं। और उसके बाद क्या होगा अगर कोई अच्छा, राव साहब से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, राव साहब क्या ये बाजारों में जाएंगी आप? जाहिर है जाएंगे,
डेली और ये जाए, अल्लाह करे ये जाएं और इनका हाल डॉल्फिन वाला ना हो। आप क्यों डॉल्फिन आजकल कर रही है। नहीं, आप ये प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन है ना, मैं एक और मजे की बात बताऊं, जाना ही जाना है इन्होंने बाजारों में इतने लोग अगर भर्ती किए हैं तो उनको तो अक्सर आपको शिकायत क्या मिलती है, ओपन मार्केट में पहुंचना चाहिए। आपको अक्सर महंगाई के सर मेरे घर के करीब मार्केट में अगर ये अथॉरिटी के लोग नहीं पहुंचते तो मुझे इसका फायदा क्या है, मुझे इतनी भर्तियों का फायदा क्या है? मेरे इलाके में महंगाई वैसे रहेगी तो मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तो ये अपने टास्क के मुताबिक, अपने टाइमलाइंस के मुताबिक काम करेंगे तो यकीनन फर्क पड़ेगा। कोई हेल्पलाइन इनकी जहां पर इनसे राब्ता करें, आम आदमी की रसाई यहां तक होगी, इनके दफ्तर तक जाके अपनी शिकायत हम दर्ज करा सकते हैं। जाहिर है अभी ऑनलाइन भी करा सकते हैं, इसकी ऑनलाइन सारी पैरा पे आप जाएंगे। अब इनका काम ही ये है मार्केट्स में इंश्योर करना कि अब मुझे बताएं, लाहौर शहर में आप अगर 3000 दुकानों का विजिट करेंगे ना, 3000 दुकानों का, तो 3000 दुकानों पे आपको मुख्तलिफ पानी की वो मिनरल वाटर की बोतल नजर आएगी। अब ये काम किसका है? ये फूड अथॉरिटी का काम है। अब फूड अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही, डिपार्टमेंट अपना है। अब डिपार्टमेंट अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं राव साहब से। राव साहब, ये फोर्स बन गई है, चले हम मान लेते हैं, अगर डीसी ऑफिस का एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, पूरा डीसी ऑफिस की फोर्स नहीं, एक बंदा एक बाजार का डेली विजिट करे सुबह और डेली करे शाम को, आपकी महंगाई कंट्रोल हो सकती है। आप इतनी फोर्सेज बना रहे हैं, आप अपने अल्लाह करे कोई ऐसे फुट मार्क छोड़ के कि आपको भी परवेज शहबाज शरीफ की तरह याद किया जाए। हमेशा हमने इसकी बात की है कि जो मांगे तांगे के आपका 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर है और इसमें आप 58, कभी 68, कभी 60, कभी 48, आप इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और उनको तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जो ताल्लुक होता है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होता है। आप कहते हैं मॉर्निंग में अपनी ड्यूटी करें अपने डिपार्टमेंट में, अब ये फुल टाइम जॉब आएगी। आपने सही कहा, मैं बड़ी खुश हूं। सीएम साहिबा की तस्वीर के नीचे ये लिखा है कीमत नहीं कंट्रोल हो सकती। अच्छा, एक चीज और है, नीचे सीएम साहिबा की स्टेटमेंट लिखी है, अब हर कमजोर के साथ रियासत खुद खड़ी है। और चीज है, फिर देखें इतनी सारी अथॉरिटीज बन रही हैं, इतनी फोर्सेस बन रही हैं, पुलिस में मैंने देखा इतने यूनिट्स ने, सीसीडी बन गया, उसका अरबों रुपए का बजट है। अब राइट मैनेजमेंट फोर्स बन रही है, उसका अरबों रुपए, वही ठहरे ना एक सेकंड, पहले यहाँ पे एंटी राइट फोर्स थी, वो क्यों नहीं काम कर रही थी, उससे काम क्यों नहीं लिया गया? सीआईए थी, क्यों नोटोरियस है डिपार्टमेंट, आपका अपना, इसमें ये हुआ है सीसीडी बनने से ये हुआ है, सीसीडी बनने से ये हुआ है, एक एडिशनल आईजी की सीट बन गई है, 2 डीआईजी की सीटें बन गई हैं, एसएसपी की 8 सीटें नवाज दिया लोगों को। तो इसी तरह राइट मैनेजमेंट की, जब आपका एक एसपी के पास इतनी फोर्स थी, सारे वही गैजेटरी है, फिर आप इतनी फोर्सेस क्यों बना रहे हैं, इतनी सीटें जनरेट क्यों कर रहे हैं? आप उसी सिस्टम को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? आईजी पंजाब बड़े अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सीएम साहिबा ये कह रही हैं कि रियासत नहीं, अपने फुटमार्क छोड़ने हैं ना, आप फुटमार्क ना छोड़े, आप काम ले लो। नहीं, अब इसमें सही साहब आपको अंदाजा है कि बेड़ा गर्क तो हुआ है ना सिस्टम का, आपका सिस्टम ऑपरेशनल नहीं है, ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब आपको याद होगा, यहाँ पे मैं मिसाल जरूर देना चाहूँगा, चौधरी परवेज लाई से ने किसी से मशवरा किया, कंसल्टेंट से, कि ट्रैफिक को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा ट्रैफिक की पुलिस को चेंज करें। अब वो नताइज 100% नहीं आए, लेकिन डेटरेंस नई फोर्स से डेटरेंस जरूर हुई। और आपको याद होगा जब ये जो ट्रैफिक वार्डन्स आए थे, तो आप फोन सुनने पे लोगों को अभी भी ऐसे होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री कर रही हूँ। राव साहब, मुझे इस खबर को करना है अब वाइंड अप, इसके असरात हम कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे। इस अथॉरिटी से हम लोगों को बुला के इनका प्लान भी चेक करेंगे, बताएंगे लोगों को कि आखिर ये अथॉरिटी करना क्या चाह रही है और किस तरह से अपना काम करेगी। बट सवाल ये है कि अगर तो ये अथॉरिटी जाती है जी जहां कहीं महंगाई हो रही होती है, लगा कर आए उस दुकान को ताले, सरकारी जमीनों से कब्जा वागदार सबसे पहले करवा ले तो बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। यस, जहां कहीं महंगाई हो रही है ना, आप वहां जाके ताले लगाएं, क्योंकि ये फूड अथॉरिटी वाला काम ना हो जी कि आप गए हैं, आपने जाके वहां पर ताले लगा दिए, 1-2 घंटे बाद दोबारा से वो दुकान खुली, वो शॉप खुली है जहां कहीं पर भी मिलावट की जा रही है। सो अगर अथॉरिटी आई है तो फिर इसको फुल जबरदस्त तरीके से, जैसे आईजी साहब फोर्स में नजर आ रहे हैं ना, तो वो वाला इम्पैक्ट भी नजर आना चाहिए, फिर कोई बचना नहीं चाहिए, फिर सबको मिसाल बनाना चाहिए, ताकि इस शहर में पता चले कि कोई काम कर रहा है। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सीएम साहिबा की क्योंकि खबर डिस्कस कर रहे थे, एक कमेंट ले लेती हूँ। यहाँ पे राव साहब की खबर है जी, अपनी छत अपना घर पर जायजा इजलास भी हुआ है, कोई इसमें अपडेट है जी राव साहब? देखिए 50,000 का टारगेट था 30 जून का इनका। अब ये दावा ये किया जा रहा है कि 51,000 का फिगर जो एप्लीकेशंस का है वो क्रॉस हो चुका है और 51,000 से ज़ायद अब घर जो है वो ज़ेरे तामीर हैं। यानी ये वो फिगर है जिनको एटलीस्ट जिनमें से पहली जो किस्त है 7.5 लाख की उनको दी जा चुकी है। तो इसमें ये डैशबोर्ड पर शो होगा ये फिगर, और इसमें से 50% से ज़्यादा तो घर जो है वो तकरीबन बन भी चुके होंगे, क्योंकि 3 मरले का घर है, 15 लाख गवर्नमेंट दे रही है, कोई 5, 7, 10 लाख कोई अपना वो डाल के। मगर इसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आपको 3 मरले के घर अगर आपने रेंट पे लेना है ना तो 25,000 रुपये रेंट होगा, तो ये उसकी 14,000 रुपये किस्त है। तो इट्स अ साई ऑफ रिलीफ। रियासत की जिम्मेदारी है जो रियासत पूरी करनी। गो के रियासत जो है वो अपनी जिम्मेदारी 100% पूरी नहीं करी, लेकिन चले 15-20% नहीं, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। देखे ना आप, वो पिछली गवर्नमेंट कहती थी नौकरियां देंगे, घर देंगे 50 लाख, कोई चीज मिली, चीजें पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन जो हो सकता है वो करना चाहिए। अब देखिए एक बहुत बड़ी हाउसिंग एक सोसाइटी है जो कि 25 से 30 साल जिसको हो गए हैं, उसके जो हाउसिंग यूनिट्स हैं वो भी अभी तक 5 लाख नहीं हुए, जो पिछले 25 से 30 साल से काम ही ये कर रही है। तो हमारे यहाँ तो लोग कहते थे कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, तो अब ये वो काम है। इन्होंने 5 लाख का टारगेट रखा है, तो अगर ये 5 लाख का टारगेट पूरा करते हैं, बड़ी बात है, तो ये यकीनन ये अचीवमेंट होगी। और इससे बराह रास्त जो एक आम आदमी को, अब अगर आपने इसका मॉडल देखना भी चाहें तो आपके दफ्तर के बिल्कुल करीब ये पिंडी स्टॉप पे एक जो बड़ी एक खातून जो कि वेट्रेस का काम करती थी, उसको जब ये लोन मिला तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये उसका यहाँ पे विजिट भी किया जी, बिल्कुल। और अब उसका घर तकरीबन बन चुका हुआ है। चलिए जी, बहुत अच्छी चीज है जी। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो फुटमार्क हैं, जिस तरह सीएम साहब चाह रही हैं जितने काम करके कि मेरा नाम लिया जाए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का है कि वो आशियाना दाना स्कूल है, बिल्कुल वो 1122 है, वार्डन्स हैं, ये है वो चीज नहीं जी, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अच्छा जी, टनल बोरिंग की तरफ आज सिविलेज प्लान जो है वो मंजूर कर लिया गया, 14 अरब इस पे लागत आएगी। बादशाह 32 किलोमीटर तवील जेर जमीन सीवरेज लाइन बिछाने के लिए माइक्रो टनलिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा। केस एक्निक को इरसाल कर दिया गया। अली साई साहब ना, बेसिकली ये एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान है उसमें ये इसको लेके आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई 40 से 50 फुट गहरी जो है ये आपके टनल के जरिए सारी पाइपलाइन होगी। इसमें आपकी खुदाई नहीं होगी, जिस तरह आपके इलाके सारे जैसे ही सड़क बनती है तोड़-फोड़ हो जाती है, ये बिल्कुल नहीं होगी। आपकी पुरानी सीवरेज भी उसी तरह रहेगी, और ये वाली जब आपकी टनल बोरिंग हो जाएगी तो उसको साथ कनेक्टेड कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें किसी, ये बहुत सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप खुदाई करेंगे तो सारा सिस्टम रुक के रह जाएगा। गुलबर्ग में भी मुमकिन नहीं है, गड़ी शाह में भी, किसी ये जितने भी एरियाज़ लिखे हैं, तो ये 3 मेरा ख्याल है फेजेज में मुकम्मल होगी और 30 माह का टाइम दिया गया है। ये भी शहबाज शरीफ साहब के दौर का प्रोजेक्ट है। पिछले दौरे हुकूमत में इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, जिस तरह सेफ सिटीज़ सारा ज़ीरो पे आ गया था, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया। अगर वो गवर्नमेंट ने कुछ किया होता तो अब तक लाहौरियों को इस तरह जो बारिश का पानी है या सीवरेज के मसाइल हैं उससे ना भुगतने पड़ते ये मसाइल। अच्छा, अगर ये कर लिया जाता, राव साहब अगर ये हो जाता है तो सीवरेज का मसला हल है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि नवंबर 2018 में ये जो आपकी हाजी कैंप ड्रेन है इसने कंप्लीट होना था, और 31 मई मुझे याद है 31 मई तक चुबुर्जी तक ड्रेन आई थी। जो चुबुर्जी से आगे उसका पता नहीं क्या हशर है। आज देख लें 18 के बाद आज हम 25 में बैठे हैं, यानी 7 साल गुजरने के बाद उसका पता नहीं अब क्या हाल है। मैंने अपडेट उस पर नहीं ले सका, लेकिन उन्हीं दिनों में डिस्कस होने वाला ये प्रोजेक्ट था 7 साल पहले। आप अंदाज़ा लगाएं टनल बोरिंग, ये आपने देख लिया क्या हालात आपके रहे। पहली जो एक तवील स्पेल था उसने आपका क्या हशर किया है। आपके यहाँ चूँकि सीवरेज का एक मसला है, और अगेन ये मैं कहूँगा कि सीवरेज के मंसूबों में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है
उसकी दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रही माजी में। इवन देन कि आप शहबाज शरीफ की मिसालें तो दे रहे हैं, इसलिए नहीं रही कि दिखाएंगे क्या, ये तो पाइपलाइन होगी ज़ेरे ज़मीन नहीं राव साहब, ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट अच्छा है। इस चीफ मिनिस्टर ने ये मैं पहले भी ये बात करता हूँ, भले ही इसके सम्राट हमने अभी तक नहीं हम तक पहुंचे, लेकिन ये यकीनन अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बड़ा ये एक और वाइज डिसीजन होगा और लाहौर शहर के आइंदा जो 40 से 50 साल के मसाइल से निजात के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो नागज़ीर है। ये मुझे याद है आसिफ बिलाल लोधी साहब कमिश्नर थे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया, उन्होंने सारी इसकी सारी चीज़ें, लेकिन उसको उस वक्त वो भी तब्दील हुए, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट भी गया। तो एक दफ़ा ज़रूर बुज़दार साहब के दौर में एफर्ट ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर एफर्ट जो है वो दब गई। अब अल्लाह करे कि अब ये जो प्रोजेक्ट है एक्निक में इसलिए गया है कि 10 अरब से ज़ायद की कोई भी जो स्कीम होगी वो जो और ये खसूसन जो बाहर से फंडिंग हो रही है और उसमें हमने इसके खदोखाल तो डिस्कस किए। नहीं, इसमें एक और भी चीज़ है, ये समझे कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये अगर कामयाब हो जाता है तो पंजाब के दूसरे शहरों में भी होगा और फिर आपकी जो ट्रेन आ रही है उसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी आगे जो ट्रेन आपकी आनी है येलो लाइन वो भी सारी बोरिंग। चले जी, अल्लाह करे। अच्छा जी, वासा हेल्पलाइन मजीद मौसर बनाने के लिए सिफारिशात तलब की गई हैं। दुरना है आपकी खबर है, मिनिस्टर हाउसिंग की कहते हैं सो ये हेल्पलाइन को मौसर होना चाहिए, लोगों के इससे बहुत सारे मसाइल जुड़े हैं, जितनी हेल्पलाइन मौसर होगी। एंड यस, इसका फीडबैक ज़रूर लें कि ये हेल्पलाइन को कितना मौसर तरीके से काम कर रही है। सिर्फ लोगों की शिकायत सुनना काम नहीं है, उसको शिकायत को इम्प्लीमेंट करना, फौरी हल करना, फीडबैक लोगों से लेना कि आया उनका मसला हल हुआ या नहीं हुआ, वो मैटर करता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे स्ट्रेट बस। वेलकम बैक वंस अगेन। टुलिंगटन मार्केट से मुतसिल पार्किंग प्लाजा की मंजूरी हो गई है। 5 किनाल अराजी पर अंडरग्राउंड प्लाजा में 108 गाड़ियां और 350 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। प्लाजे की बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 जदीद तकाजों से हम आहंग होगी। पार्किंग ऑटोमेशन सिस्टम के तहत पर्ची वाला सिस्टम। राव साहब पहला प्लाजा ते बढ़ लेने दो ना पे आपने तो गाड़ी वो जो एंड वाली लाइन लिखी है ना, मैंने तो वही पढ़ी है। बहुत जल्दी था ऑटोमेशन सिस्टम लिखा है, मैंने कहा जल्दी है, उसी गड्डी भी खड़ी करती है, ऑटोमेशन पे भी ले गए। नहीं, वो लाइन एंड वाली मैंने पढ़ी। ये तो ये मुसलसल दूसरे आप लोग दोनों हंस रहे हैं कि मंजूरी हो गई सर। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मुझे वो जो हम ऑफ कैमरा जिस तरह बात कर रहे थे ना कि आप आखिरी बात पहले कर रही थी ये भाई साई साहब पहली बात है, वो कह रहे हैं मंजूर हो गया। आप देखिए बनेगा पहले तो फिर सिस्टम लगेगा, फिर गाड़ियां खड़ी होंगी। अच्छा, ये मुसलसल दूसरे रोज में खबर देख रहा हूँ पार्किंग प्लाजों के हवाला से। एक तो नीला गुंबद का जो बेसमेंट का वो 3 बेसमेंट में जो 3 मंजिला होगा अंडरग्राउंड प्लाजा है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसको मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि नीड ऑफ द आवर होना भी चाहिए। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि एग्जीक्यूशन 2018 में भी आपने 11 मकामात की निशानदेही की थी और उस वक्त सिर्फ 2.5 से 3 अरब रुपये आपको चाहिए थे। 11 मकामात पर आपकी उस वक्त की जो हर प्लाजे की अगर बात करें तो कहीं पर 700 मोटरसाइकिल की गुंजाइश थी, कहीं पर 400 गाड़ियों की गुंजाइश थी। तो ये वो 11 पॉइंट्स हैं, ये महकमा लोकल गवर्नमेंट के पास इसकी तमाम तर फिजिबिलिटी मौजूद है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है, लेकिन हुआ क्या, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। अब असल काम ही पार्किंग जो गड्डियां थले के नहीं, वो रोटरी पार्किंग है, वो तो रोटरी पार्किंग है ना, नहीं वो है, वो 2 जगह पे, 2 जगह वो नहीं वो मैंने 2 जगह पे देखी है, फिरोजपुर रोड डीसी ऑफिस, फिरोजपुर रोड और सर्विसेज, ये 4 जगहों पे है। लेकिन उसके जो सम्राट हैं वो भी नहीं पहुंचे, वो खाली होती है ना, वो खाली। उसका मकसद ये था कि स्मार्ट पार्किंग, ये इजहार ग्रुप वालों को से इम्प्रेस होकर उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा कि जी ये चूँकि 1.5-2 मरला जगह इसको रिक्वायर्ड होती है बस, तो इस पे कर लें कि 10-12 गाड़ियाँ इस पे आ जाती हैं। तो चीज़ तो बुरी नहीं है, आगे उसको वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो एक वो उसमें ब्यूरोक्रेसी को उतने पैसे नहीं लगे। अगर आपने 12 गाड़ियाँ खड़ी करनी है तो आपको स्पेस कितनी चाहिए, और अगर आपकी 12 गाड़ियाँ उसमें आ जाएंगी मल्टी स्टोरी पार्किंग, रोटरी पार्किंग पे, तो जाहिर है फायदा तो है। अच्छा, अब गुजारिश ये, अब 108 गाड़ियाँ, बड़ा अच्छा, ये 350 मोटरसाइकिल्स पार्क होंगी। उन्होंने सारा प्लान बना दिया, कहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी होनी, आप लोग मजाक कर रहे थे, पर्ची पे भी आप लोग मुज़ाहका कैसे समझ रहे हैं इस बात को?
और मैं ये मजाका खेस आप दोनों उसमें लग गए थे मेरे पे, मैं तो आपने ऑटोमेशन से शुरू कराई है ना आपने, सर उसमें लिखा है ना, यानी आपने तो जो ऑटोमेशन पर्ची भी नायाब ने बताया हमें लगाया कि अना यूसुफ ने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी और पर्ची ले ली, यानी 30 रुपए से अभी ज्यादा ये नहीं शुरू वसूल हुआ है। होंगे। उसके बाद अल्लाह करे कि ये अपनी टाइमलाइन को मीट करे अगेन, इसके इतना लिए मुश्किल दुआई। काम नहीं है। मैं अब मिसाल आपको दिया कि 11 प्लाजों की 2017-18 में भी फिजिबिलिटी तैयार थी, सब कुछ तैयार था, अप्रूवल भी हुई थी, बल्कि एक पार्किंग प्लाजा जो रीगल चौक पर था, जिसने पूरे रीगल चौक की तकरीबन वो 5 स्टोरी पार्किंग प्लाजा था, पूरे रीगल चौक की जो मोटरसाइकिल्स थी वो उस प्लाजे में आनी थी। 26 करोड़ 50 लाख का चेक भी उस वक्त के मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने डिप्टी कमिश्नर को भेज दिया था। चूंकि लिक्विडेशन बोर्ड का मामला था, उसके बाद हाईकोर्ट का स्टे आया और वो पसे पुष्ट डाल दिया गया। आज भी वो 3 कनाल 15 मरले जगह थी और वो यानी वहाँ पे अगर पार्किंग प्लाजा बनता तो वो बड़ा ही वो उस सारे सर्कल का जो इशू था वो एड्रेस होना था, लेकिन आप नहीं, ताखीर करते हर काम में ताखीर। अब अल्लाह करे कि इसमें ताखीर ना हो, आपका बजट ऊपर जाता है। ये पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज है। इसमें 10% एस्केलेशन वैसे होती है और अगर ये टाइमलाइन को मीट कर जाए, बन जाए, तो फिर इसके समरात भी यकीनन आपके फिर आप पर्ची ले लेना, फिर आप गाड़ी भी खड़ी करें वहां से, ना सिर्फ आप टोलेंटन मार्केट से आप वहां पे जाके। अच्छा ये वो वाली आसपास आप देख रहे हैं दीगर मार्केटें भी हैं, बाहर अगर थोड़ा सा निकले तो आपके पास गाड़ियों की मार्केट भी है। अच्छा ये जो टोलेंटन मार्केट है, अगर आप इसको ये शादमान वाली मार्केट समझ रहे हैं, तो ये वहां पे तो कोई इतना प्लॉट ही नहीं है कि वहां पे पार्किंग बन सके। ये है टोलेंटन मार्केट पुरानी, जिसको आपने हॉर्टिकल्चर जिसको आपने जो म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है, पुरानी नारकली वाली। अच्छा। उसकी बैक में जो ग्राउंड है उसको वहां पर पार्किंग प्लाजा, और एग्जैक्टली ये बड़ा ही वाइज डिसीजन है अगर उसको बनाते हैं। ये किसी भी जगह पे बन जाए, उस सारा अनारकली जरूरत थी और उस अनारकली का जो सारी पार्किंग है वो आपको मिलेगी। और वाकई अनारकली बाजार की खुद ताजिरों के लिए एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकली आप उसकी जो रिवाइवल करना चाहते हैं, वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होगा अगर आप इसको जल्दी जल्दी बना लें। इसके अलावा ना सिर्फ वो स्पेस वहां पे मौजूद है, टाउन हॉल के दोनों तरफ ऐवान अदल वाली साइड और उसके बाद फिर एनसीए वाली साइड, दोनों तरफ पे जगह मौजूद है, वो उस प्लान में शामिल थी। और अगेन मैं ये कहूंगा कि वो अगर इन पर भी काम करते हैं तो ये जो आपके यहाँ ऐवान अदल पर कब्जा माफिया है, इंतहाई अब पता नहीं बड़ा मसला शहर का हल हो जाए। अच्छा एक और चीज है, वालों पे कब्जा जो किया हुआ है, अल्लाह करे पैरा ये भी हटा सके। नहीं पैरा थोड़ी जो ऐवान अदल के बाहर कब्जा है, वो पता नहीं कौन वो कौन छुड़वाएगा। आईजी ऑफिस भी करीब है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी करीब है, सीटीओ करीब है, डिप्टी कमिश्नर करीब है, डीआईजी ऑपरेशन करीब है, लेकिन वो वहां से मैं आपको एक और मजे की बात वुकला बहुत तगड़े, नहीं एक और मजे की बात बहुत तगड़े, एक और मजे कब्जा नहीं छोड़ते। बताता हूँ कि आप जितने मर्जी पार्किंग प्लाजे बना लें, जो मर्जी कर लें, जब तक हमने ठीक नहीं लाना तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अभी आप जो ऐवान अदल की बात कर रहे हैं, सीटीओ लाहौर से मेरी मुलाकात हुई कोई 2 माह पहले, उन्होंने कहा कि मैं कोई 2-4 दफ़ा मिला हूँ, रिक्वेस्ट माल आता है वहाँ से, अल्टरनेट इनको भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं हटाते। वहाँ पे ना आइडेंटिफाई हुई है टाउन हॉल की प्रेमिसेस में पार्किंग प्लाजा बन सकता है, पार्किंग प्लाजा बना के ही नहीं कोई दे दें, ऐवान अदल कोई दे दें, वहां से जो रोज का जो सदर लाहौर वो सड़क की तो जान छोड़ दें वहां पे, खुदा की कसम जब गुजरा ही नहीं जाता इमरजेंसी में, खुदा ना खास सर, ये बारिशों के दिनों में देख लें, आधा रोड आपका कवर होता है और आप उसके अलावा भी आम आदमी को तो प्रॉब्लम होती है ना, हर रोज का मसला, हर रोज का मसला है, ये 365 दिनों का मसला बस वही ना, इतवार को थोड़ा रिलैक्स। लेकिन आपने अथॉरिटी को ये चैलेंज दे के ना उसको आती नाकामी का सामना, अथॉरिटी बेबस है, घुटने टेके हुए है, और सही मानों में शुरू होने से पहले आते ही उन्होंने घुटने शुरू होने से पहले घुटने टेक दिए। ले ये कोई अच्छी बात नहीं, आते ही उनके घुटने टेक दिए, माफिया के आगे बस तो हमने सारे सुने थे कि अथॉरिटी आते ही। देखे ना, एक चीज है, कानून गरीब आदमी को तो हर कोई पकड़ लेता है। अच्छा, कानून है गरीब के लिए, मजा तो तब है जब आप उस जगह पे इम्प्लीमेंट करें। अब ये लाहौर बार के सदर को नजर नहीं आता, सही बात कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्या ये खिदमत कर रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, काफी देर से ब्रेक के बाद आ जाए। वेलकम बैक। खबर यह है, वारदातों पर कंट्रोल के लिए मार्केट में गार्ड लाजमी करार, लाहौर पुलिस की चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। अली साइद साहब, गार्ड तो पहले भी रखते थे।
राव साहब की कई और बहुत सारी वारदातों का में शामिल भी ये गार्ड वो राव साहब की मेरी कई सिफारिशें होंगी कई दोस्तों के लिए कि हमारे पास पुलिस आ गई है, कह रहे हैं गार्ड नहीं है। गार्ड रखे, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। ये तो दो कहते हैं कि जागते रहो साढ़े तो रहना। मसला ये है कि अब पुलिस की, लाहौर पुलिस की जानब से ये कुछ अर्सा पहले कहा गया कि दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुरअमन शहर बन गया। हम इस चीज़ को मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जो पिछले साल का ओवरऑल आपका जो था ना क्राइम पूरे पंजाब का, लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब में क्राइम जो था वो इंक्रीज हुआ था। और आबिद की खबर मेरे सामने पता क्या है, 295 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं शहर में, एक दिन की बात कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 300 वारदातें। आप कह रहे हैं कंट्रोल है एक शहर में? तो आप वो उनके पुलिस के पास ये बड़ा अच्छा बहाना है। अच्छा, सबसे बड़ा ये बहाना है कि आबादी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। और ये तो वो है जो रजिस्टर्ड हुई है, तो आप जो नहीं हुई वो भी तो है। ये तो वो आप आबिद चौधरी के पास वो डिटेल आई है जो रजिस्टर्ड हुई है, जो एफआईआर से, ये वो है। इसके अलावा जो एफआईआर नहीं देते, जो सिस्टम हमारा रवायती है, इतने बड़े बजट के साथ पुलिस से आज भी पुलिस के हवाले से जो शिकायत हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आपका भी कंपैरिजन करें, पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस पर काफी काम किया है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। अब एक और मजे की चीज, वो खत्म नहीं हुआ। अब एक और मजे की चीज है, अब होगा ये कि फर्ज अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे ये क्राइम कंट्रोल हो जाए। और इसमें भी फिर बड़ी मजे की गेम होगी। लाहौर वाले के ऑपरेशन ब्रांच कहेगी हमने कम किया है, सीसीडी कहेगी हमने कम किया है, इन्वेस्टिगेशन हर कोई अपने साथ, हर कोई अपने। सर जी साई साहब मुझे बता दें, ये 446 कमर्शियल गाड़ियां चोरी हुई हैं, ये भी क्राइम के जुमरे में आता है? ज़ाहिर है जितनी बाइक्स, और यार मजे की बात है ये भी सीसीडी ने अपने जुम्मे ले ली। अच्छा, गाड़ियां भी तो, गाड़ियां एवीएलएस का जो है वो इस निज़ाम सीसीडी के है। और इसमें मैंने देखा कि पिछले कोई 2-3 माह के दौरान काफ़ी सारे कार चोर, बाइक चोर गन पॉइंट पर वो पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इतने बड़े पैमाने पे गाड़ियाँ, बाइक्स, स्नैचिंग होती है, मैं सबसे हैरान कौन बात, ये चोरी होना तो चलो मकबूल हो गया ना, यहाँ पे जब लाहौर जैसे शहर में स्नैचिंग होती है गन पॉइंट पे आपसे, अच्छा, चीफ मिनिस्टर ये उस वक्त होता था, राव साहब ने जब रिपोर्टिंग शुरू की होगी ये अब कराची के हालात उस वक्त सुनते थे कि गन पॉइंट पे कोई ले गया। लेकिन जब से कैमरे लगे हैं, आपकी डॉल्फिन है, आपकी नाके लगे हुए हैं, कमी तो वैसे बाय द वे कमी हुई है, लेकिन फिर भी स्नैचिंग होना। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो टास्क सीसीडी को दिया है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खास तौर पर उन्होंने कहा है कि दुबई का जो सिक्योरिटी का मॉडल है, अगर रात के औकात में भी अगर अकेली खातून जा रही है तो महफूज अपने आप को तसव्वुर करे। देखिए ये सोचने की तो बड़ी अच्छी है, प्लान में भी ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह करे कि ये अगेन वही फिर वही बात है कि सीसीडी अल्लाह करे कि एग्जीक्यूट हो जाए। जो और सीसीडी जिस तरह से अब काम कर रही है, सुधरा पंजाब की बातें करना शुरू हो गए। और इससे एक अगर आप देखें लाहौर में भी या लाहौर से बाहर भी देखें तो बदमाशों के हवाले से जो अभी तो, अच्छा इसमें एक और चीज़ है राव साहब, मैं बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये क्राइम कंट्रोल होता है और क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। एक और मज़े की बात है, मैं चूँकि मेरी बीट भी तो कम होती है, मेरी बीट नहीं खबरें हमारी नहीं, बड़ी मज़े की ये बीट है मेरी, मुझे बड़ा, मैंने उनसे ये डिस्कस भी किया। मैंने कहा एक देखें, एक तो वो क्रिमिनल्स हैं जिन पे पर्चे हो रहे, आपने पकड़ा उस पर पर्चे डाल दिए, वो जेल चला गया, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड बन गया। एक वो ऐसी सोसाइटी पे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं जो सबको पता है क्रिमिनल्स हैं, डॉन्स हैं, उन पे उस तरह एफआईआर नहीं होती। असल तो वो खराबी की जड़ है जिनके पास आके बैठते हैं। चार चीजें अगर सीसीडी काम कर ले, जुए खानों पर, उसके अलावा ये पुलिस, हर पुलिस स्टेशन में सर आपके मनशियात फरोश, ये कब्जा माफिया और ये जो बदमाश जिनकी लिस्टें हम उसमें लिस्टों को अपडेट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग उसमें से दुनिया फानी से रुखसत भी हो गए हैं, उनके नाम भी चल रहे हैं, तो इनको जरा अपडेट कर लें। ये ना हो कि मुर्दों को आप ढूंढते फिरें, वो नहीं मिलेंगे आपको। टाइम का मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदों की तरफ आपको बढ़ना होगा। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी हम चलेंगे जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे शो में, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों की नज़र की कमज़ोरी एक बड़ी वजह बनती चली जा रही है। कुछ चीज़ें जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि जी स्क्रीन टाइम, मोबाइल का इस्तेमाल, इसके अलावा भी वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं जी और मुसलसल जी उनकी राइटिंग हैबिट्स ऐसी हैं कि उन्होंने बहुत पास रख के कॉपी पे लिखना है, पढ़ना है, उनकी नज़र का मसला भी हो जाता है। सो इसके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा टोटका हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सब लोग कहते हैं वो चीज़ हो जिससे नुकसान कोई ना हो, वो भी शेयर करेंगे। फिर इसके बाद जी फटकरी का इस्तेमाल, और फिर बहुत सारे लोग जो गुर्दों की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हिकमत उसके लिए क्या हमें बताती है। हमारे मेहमान हकीम अताउर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी। साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बच्चों की नज़र की कमज़ोरी, इसके लिए क्या करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की नज़र की कमज़ोरी इस दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे अभी आपने बताया कि स्क्रीन का बहुत इस्तेमाल है, कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल है, और बच्चे जो है ना बहुत करीब से जो है ना वो टीवी भी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, और जो स्क्रीन टाइम है सर अब बुक्स कम हो गई है ना, हाँ, और आपके असाइनमेंट्स लैपटॉप वगैरह पे चली गई। एब्सोल्युटली। अब वो स्क्रीन टाइम भी जो है ना अगर चले आधा घंटा या 15 मिनट होना तो फिर भी आंखें उसको बेयर कर लें, लेकिन 2-2 ढाई घंटा एंगेज हो जाना मोबाइल के साथ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब देखें, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनडोर एक्टिविटीज बढ़ती जा रही, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म होती जा रही। पहले बच्चा बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, भाग दौड़ करता था, छुपन छुपाई खेलता था, तो उसकी पूरी बॉडी वार्म अप होती थी। अच्छा, उस सूरत में क्या होता था कि उसका ब्लड सर्कुलेट होने से उसके ब्रेन तक जो है ना ब्लड तेजी से फैलता था जी। अब चूंकि जब से ये मामलात आए हैं तो हमारे बच्चों में ज़ौफ़ आ गया। फिर खुराकों का इस्तेमाल, जो मुरगन चीज़ें, जंक फूड और फ्रोज़न फूड और जो प्रोसेस फूड है, इसका इस्तेमाल भी बच्चों की दिमागी कमज़ोरी में और नज़र के वाले से बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो अब पहले वक्तों में ये होता था कि वालिदैन गाजर है, जैसे गाजर का जो है जूस पिलाते थे, चुकंदर गाजर को मिला के बच्चों को देते थे, गाजर खाने में देते थे बतौर सलाद, गाजर की हांडी बनती थी, गाजर का हलवा बनता था। अब वो एहतमाम ही नहीं होता, अब वो फिक्र ही नहीं होती। आप देखें ना, बच्चा जब मैट्रिक में जब जाता था तो वालिदैन उसको बड़ी बड़ी चीज़ें बना के देते थे खुद, और बहुत सी ऐसी हर्ब जैसे आपने बताया कि जिसमें बादाम है, किशमिश है, बहुत सी ऐसी चीज़ें बना के देते थे जो एक मुरक्कब बन जाता था, जो एक टॉनिक बन जाती थी, जिसके अंदर जिंक होता था, पूरी न्यूट्रिशन होती थी, जिसके अंदर ओमेगा की जो है सीरीज होती थी, जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जब बच्चा खाता था तो बच्चा दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर अगर वो कमज़ोर भी होता था तो वो 2-4-6 माह बाद माशाल्लाह बेहतर हो जाता जी। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो बहरकफ ये है कि हम यही कहेंगे कि जी हमारे जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा देखना है उसका वो कम किया जाए। अब अफसोस की बात यह है कि स्कूल और कॉलेजेस के जो कोर्स हैं वो भी मोबाइल पे आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही। यानी अब तो मजबूरी बन चुकी है। लेकिन फिर भी इसमें यह कि एक टेक्निकली चीज़ ये है कि जो उसका मोड है वो डार्क मोड पे किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा आंखों को जो है चुभा। और दूसरी जो अहम चीज़ है कि जो बच्चा या कोई बड़ा लेट के मोबाइल देखता है ना, जब हम लेटते हैं तो हमारे ये जो आंखों के मसल्स हैं ना, ये झुकना चाहते हैं, लेकिन हम जबरी बुनियाद पे इनको जगा रहे होते हैं। अच्छा। और वहां पे बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी पैदा होने का खदशा है। तो बस ये है कि मोबाइल देखें, आप बैठ के देखें और मखसूस उसको थोड़ा सा दूर से देखें, तो उससे आपकी कुछ बचत हो सकती है। चलें जी, अब इसके लिए अगर आप कुछ शेयर करना चाहें जी बिल्कुल, आंखों की कमजोरी के लिए, तो हमने क्या क्या अपने बच्चों के लिए? जी, आंखों की कमजोरी के लिए हमारे पास 7 चीजों का एक मुरक्कब है, और ये किचन रेसिपी है, ये तमाम चीजें घर में मौजूद होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बादाम का जिक्र करेंगे, ये हमारे पास मौजूद है। अगर इसमें ये देसी बादाम है, ठीक है, अमेरिकन गिरी भी होती है, लेकिन जो देसी बादाम है इसके अंदर लुब्रिकेशन ज़्यादा होती है, और इसके अंदर जो ऑयल इसकी जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होता है, जो हेल्थ के वाले से बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 1 बादाम आप ले लें 100 ग्राम। नंबर 2 आप सौंफ, बादियान, ये गैस में भी काम करती है, दिमाग के लिए, यादाश्त के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सौंफ का इस्तेमाल, ये 100 ग्राम बादाम है तो सौंफ आप जो है ना 50 ग्राम लेंगे, हाफ लेंगे 50 ग्राम। तीसरी चीज चारों मगज हैं, ये हमारे पास मौजूद है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है जी, ये चारों मगज, ये आपकी वाहिद अल्लाह पाक ने ऐसी चीज बनाई कि जो आपकी दिमाग की खुशी को जाहिर करता है और तरावर को बहाल करता है। अच्छा, हाँ, यानी आपके पढ़ के जब एक दिमाग में खुश्की होती है और आपकी आई साइड भी बाज़ औक़ात क्या होता है, वेन्स की कुछ ऐसी वेन है जो सुकड़ना शुरू हो जाती है, उनकी कंट्रक्शन को भी चारों मगज ठीक करता है। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे।
चौथी चीज आपके पास है दखनी मिर्च, इसको हम कहते हैं सफेद मिर्च। सफेद मिर्च अल्लाह पाक ने आंखों के लिए, आंखों की तकवीयत के लिए और नजर की कमजोरी के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। और आप इमेजिन करें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाइट कलर की हैं, जो एक ब्लैक पेपर तो हमारी अमूमन यूज होती है, लेकिन ये मिर्च हमारी अमूमन अद्वियात में इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये आप जो है ना लेंगे 25 ग्राम, यानी बादाम 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, चारों मगज 50 ग्राम। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, हम सोशल मीडिया पे और शेयर ये 25 ग्राम आप लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सफेद तिल हैं जी, अमूमन नान कुलचों के ऊपर भी हम तेल लगाते हैं, ये वही तेल हैं। और इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त ओमेगा 3 भी मौजूद है, इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मौजूद है जो आपके नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, आपके मसल्स को मजबूत करते हैं। और यही जरूरत होती है हमारे बच्चों को कि उनके मसल, उनके नर्व जब मजबूत होंगे तो उनकी तमाम सलाहियतें डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ये भी आपने जो है ना 25 ग्राम लेने हैं सफेद तेल। अच्छा, आखिर में छोटी इलायची, जिसको हम इलायची खुर्द कहते हैं, हाँ, सब्ज इलायची। जी सब्ज इलायची, ये आपने 10 ग्राम लेनी है, ठीक है। ये आपने 10 ग्राम लेनी है, ठीक है। और सबसे आखिर में मीठा करने के लिए जितनी क्वांटिटी हमारी बनेगी ना, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम और 10 ग्राम, ये तकरीबन इसके बराबर जितना इक्वल है वो आप कूजा मिश्री लेंगे, ठीक है, कूजा मिश्री, ताकि इसको, अच्छा, इन तमाम चीजों को आप ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लें, ठीक है। और ये ऐसा एक तैयार हो जाएगा जैसे वो पाउडर हो जाएगा जो। और ये माशाल्लाह पाउडर ना करें, बेशक थोड़ा दरदरा रहने दें, मोटा रहने दें, अच्छा जी, ठीक है जी। पंजीरी टाइप बन जाएगी जी, ठीक। और ये आप अपने बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले 1 कप दूध के साथ 1 से 2 चम्मच खिला दें। आप इमेजिन करें ये पूरा ब्रेकफास्ट है, अच्छा, पूरा ब्रेकफास्ट है। 1 कप दूध और उसके साथ 1 या 2 चम्मच बच्चों को ये दे दें। ये तकरीबन एज अ मेडिकेटेड 21 दिन जो शख्स इसको रेगुलर खा लेगा सुबह और शाम, उसकी यादाश्त अगर कमजोर है, उसके आईसाइट वीक है, या डायमेल्शिया का इशू है। आप देखें डायमेल्शिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है जिसके अंदर आप यादाश्त खो बैठते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मुतासिर होती हैं। डायमेल्शिया में ये साथ के साथ चीजें तीर बहदफ है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप घरों में बना सकते हैं, जो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक कुलिया आपको बता दूं, जिन लोगों को ऐनक लगी होती है, जब वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं ना तो उनके सर में दर्द होता है। अच्छा, हाँ, जब सर में दर्द शुरू होना शुरू हो जाए ना, तो आप ये समझ जाएं कि वो नजर का जो पॉइंट है ना वो कम होना शुरू हो गया। सही। आप हैवी जो है ना नंबर यूज कर रहे थे, तो यानी मिसाल है अगर 2 पॉइंट आप यूज कर रहे हैं तो 0.5 या 1 आपका कम हो रहा है, तो आपकी आंखों में धुंधलापन आएगा और आपकी आंखों में जो है ना पेन आना शुरू हो जाएगी सर में। तो ये एक निशानी है कि जब ये अद्वियात खाने के 20-25 दिन बाद आपको ये अलामात आए, तो आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी दोबारा नजर चेक करवाएं। और आप जब नजर चेक करवाएंगे तो यकीनन वो पॉइंट में या 1 पॉइंट में कम होगी। अच्छा हकीम साहब, लोग कहते हैं ये चारों मगज तेल ये गर्म होते हैं, तो इसका कोई ऐसा नुकसान तो नहीं? नहीं, देखें चारों मगज तो गर्म नहीं होते हैं, जो वो खुश्की ज़ाहिर करते हैं, तिल थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन हमने इसकी जो कंपोजिशन और इसकी इंग्रेडिएंट्स की जो हमने एक औज़ान है, जो वजन है, उसको इस तरतीब से बनाया है जो हर मौसम में, हर उम्र में और हर जिन्स का बंदा के लिए यकसा मुफीद है। सही हो गया जी। सो आपने जरूर ये आजमाना है और हमें फीडबैक देना। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अब हम जिक्र करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि फटकरी के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे रंग गोरा होता है, स्किन पर जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हकीम साहब इसके फ़वाइद बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटकरी जो है ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेसिकली इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, ये एंटीसेप्टिक है और खून को साफ करती है, और बैक वक्त एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखती है। यानी आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कोई एलर्जी हो जाए, आप देखें कि ये नाइव की दुकान पे जब कट लगता है, अच्छा, इसकी एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज भी है कि जब आपको कट लगता है शेव कराते हुए, तो फौरी तौर पे ये आपके ब्लड को भी रोक देती है। और जिस तरह हम लोग डिटोल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास मौजूद है, ये देखें सफ़ेद रंग में होती है फिटकरी, और इसका इस्तेमाल आपकी स्किन में कहीं खारिश है, ये देखें ये बिल्कुल शफाफ होती है, कहीं खारिश है तो कैसे इसका इस्तेमाल? इसको आप क्रिस्टल फॉर्म में लग रही है। जी बिल्कुल, इसको आप पानी में थोड़ी देर भिगो दें और उस पानी में सरसों का तेल भी डाल दें, ठीक है, 1 चम्मच, यानी कि आप आधा कप पानी ले लें, उसमें सरसों का तेल 1 चम्मच डाल लें और ये 1 टुकड़ा फिटकरी का डाल दें। आपको जिस जगह पे भी दाना फोरा फिंसी है,
आप उसको थोड़ा सा रब करें उस जगह पे, आप देखेंगे कि रात आपने ये काम किया और सुबह 50% उसमें एलर्जी में फ़ायदा हो जाएगा। जबरदस्त। ये अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है। ये एंटीसेप्टिक भी है। हाँ, जिन खवातीन के चेहरों पे एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनमें इसका तरीका ये है कि जैतून का तेल ले लें आप। जैतून के तेल में ये जो एल्यूमिनियम का चूरा होता है, एल्यूमिनियम की जो लोग काम करते हैं उनसे उसका ना एक जब वो रंदा मारते हैं ना तो उसका एक बिल्कुल बारीक चूरा होता है। अच्छा। वो जैतून के तेल में वो मिला के और उसके अंदर इसको डिप करके और जिस जगह पे बाल आपके आते हैं वहां पे एक आध दफा सेटिंग करके तो इसको वहां पे फेरें दिन में 3-4 बार। सही। तकरीबन 1-8 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि जो बाल डेली बेस पे आ रहे हैं वो पेंडिंग में चले जाएंगे। वो 10-10 दिन 12-12 दिन बाद जाके उसकी ग्रोथ होगी और एक वक्त आएगा कि वहां से वो जो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। रंग भी गोरा होता है। रंग गोरा की कोई ऐसा रेफरेंस कोई इतना नहीं है इसमें कि हम इसको कहें कि कोई इसमें कोई विटामिन सी के कोई ऐसी चीज़ है या कोई, लेकिन ये कि लोग चूंकि अपनी तरफ से कुछ बातें बना देते हैं। रंग गोरा करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी रंगत पे ना जाए, इसकी अफादियत पे जाए। सही। सो इसकी अफादियत जी क्या है वो हमें हकीम साहब ने बता दी। हकीम साहब, गुर्दों का मर्ज बहुत आम होता चला जा रहा है और आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर उसमें बार बार आपको जो होता है जलन आना पेशाब में, बहुत ज्यादा यूरिन आना, बार बार फील होना कि यूरिन आ रहा है। इसके लिए क्या करना है? जी, गुर्दों का मर्ज पाकिस्तान में हर 6 में से 1 शख्स को गुर्दे का मर्ज है और गुर्दों के मराज में पथरी भी होती है, यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन भी होती है और गुर्दों के अमराज में आपके जो है क्रेटिनिन यूरिया जो आपका रेस कर जाता है जिस, और ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आपको पता है कि एट द एंड आप डायलिसिस पे चले जाते हैं तो आप अपने गुर्दों के, अच्छा गुर्दों के मामले में एक चीज़ बड़ी कीमती बताऊं कि गुर्दे जब किसी के खराब होते हैं तो वो सिम्टम अमूमी सिम्टम शो करते हैं, वो कोई खास सिम्टम नहीं शो करते। मिसाल के तौर पे आपकी आंखों के नीचे हल्कों के साथ सोजिश आना शुरू हो जाएगी तो आप उसको समझ रहे होते हैं कि शायद मैं मोबाइल देखता हूँ या मैं नींद मेरी पूरी नहीं होती, तो आप उसको समझ रहे होते हैं। इसी तरह बाउल का पाँव पे सोज आ जाती है तो आप समझते हैं शायद लीवर का इशू है, तो आप लीवर का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं या कोई ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं। तो ये है कि इस दौरान को 2-3 माह वो सिम्टम अगर आपकी बॉडी में रहती हैं तो गुर्दे बहुत खराबी की तरफ चले जाते हैं, एडवर्स कंडीशन में चले जाते हैं जहां से रिकवर होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आजकल सीबीसी के साथ आरएफटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केमिकल का दौर जा रहा है। हमारी खुराकों के अंदर केमिकल है, हमारी जो पेस्टिसाइड है, जो हमारी फसलें हैं, हमारी सब्जियां हैं, उसके अंदर यूरिया खाद डाली जा रही है। यानी बहुत से फैक्टर ऐसे हैं। हमारा पानी है, पानी आप देख लें उसमें मिनरल्स वाटर है, उसमें उसकी बैलेंस किया जाता है न्यूट्रिशन को, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव का बहुत इस्तेमाल हो गया है और प्रोसेस फूड हमारा बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जंक फूड बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे गुर्दों का क्या काम है? गुर्दों का बेसिकली काम है कि हमारे अंदर फिल्ट्रेशन करना है। जी बिल्कुल, यानी आपके ब्लड की सफाई करना और सफाई के साथ साथ जो उसके अल्लाह पाक ने नेफ्रॉन बनाए हैं, छानियां बनाई हैं, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए या उसका सुराख खुला हो जाए तो आपकी प्रोटीन भी खारिज होना शुरू हो जाती है एल्बुमिन की शक्ल में। और दूसरे नंबर पे आपकी जो है आरएफटी जो है जिसमें क्रेटिनिन यूरिया ये रेज होना शुरू होता है। अच्छा, हम लोगों को कहते हैं कि हमारी तिब के अंदर 5 ऐसी जड़ी बूटियां हैं, 5 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल हर बंदे को कर लेना चाहिए और बिलखसूस मर्दों को। अगर गुर्दों का मसला नहीं भी है तो आप नहीं भी है तो आप इसका जुशांदा महीने में 2-4-5 दफा पी लें ताकि आपके गुर्दे इंप्रूव। देखिए, हम अपनी स्किन की भी तो केयर करते हैं ना, हम अपने मैदे के लिए भी तो कुछ चीजें खाते हैं ना, शरबत पीते हैं, जौ का दलिया खाते हैं। तो गुर्दों के लिए स्पेसिफिकली आपको महीने में 3-4 दिन ये सेशन कर लेना चाहिए, तो ताहयात आपके गुर्दों में नुक्स नहीं आएगा। तो उसमें मैं आपको आज बताता चलूं, हमारे पास बड़ी जबरदस्त चीज है। एक चीज है बकरा, आपने नाम सुना होगा। ये कांटेदार जड़ी बूटी है जो गुर्दों के फेल को दुरुस्त कर देती है। गुर्दों, ये टोटल अल्कलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट है बकरा। ये कांटे होते हैं, ऊपर से पकड़ना है आपने। जी, अच्छा लग जाएगा? जी, इसका बहुत खतरनाक कांटा होता है। हाँ, इसको हाथ ना लगाएं, इसको ना। अच्छा, बड़े शार्प हैं जी, छोटे-छोटे कांटे हैं। छोटे-छोटे कांटे हैं तो ये चुभ सकते हैं। ये है बकरा। ठीक है। दूसरी चीज है शात्रा। ठीक है, ये देखें जी, ये शात्रा है, ये एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा, देखने को आपको ना सिर्फ वो जड़ी बूटियां और वो डंडियां टाइप लग रही है, लेकिन इसकी अफादियत है। तीसरी चीज आपने देखा होगा जी, बर्गे नीम। ठीक है जी, मैं इसका तरीका बिल्कुल हम है। बर्गे नीम क्वांटिटी सबकी बराबर है, इसलिए मैं एंड में बताऊंगा। बर्गे नीम के पत्ते, ये आप देख लें जी इनको प्लीज। जी, हम दोबारा बता देते हैं जी। बकरा नंबर 1 बकरा, नंबर 2 शात्रा,
ठीक है जी। शातरा। नंबर 3 नीम के पत्ते, ताज़ा भी ले सकते हैं और किसी पंसार से खुश्क भी ले सकते हैं। और नंबर 4 सरफूका। सरफूका एक ऐसी ये जड़ी बूटी है जो अमेरिका के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की एक मेडिसिन उन्होंने बनाई है, जिसकी एक गोली $50 में सेल होती है। और हमारी खुशकिस्मती देखें, हमारे मुल्क में ये 50 रुपए की जो है ना 1 किलो आ जाती है, यानी ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है सरफूका, ठीक है जी। और आखिरी चीज़ है तुख्म कासनी। कासनी के बीज हैं। ये 5 चीजें बहुत सेफ साइड हैं। इन 5 चीजों को मोटा मोटा ग्राइंड कर लें और इसका 1 टेबल स्पून रात को आधे गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उठ के छान के पानी पीना है आप, नॉर्मल रूम बस जड़ी बूटियां फेंक देनी है, उसको छानना है, सिर्फ पानी पीना है। आप जब ये पानी इसका पियेंगे गुर्दे भी साफ हो जाएंगे, आपके जिस्म में जो उसके नेफ्राइटिस की इश्यूज हैं वो भी ठीक होंगे, छोटी मोटी जो पथरियां बन रही हैं वो रेजर रेजर निकल जाएंगी, और आपके जिगर की इन्फ्लेमेशन और फैटीपन को भी ठीक करते हैं। सही। यानी ये 5 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बिल्कुल सेफ साइड हैं। आम पंसार की दुकान से कोई भी शख्स लेके इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसके कोई ऐसे जरर रसा पहलू नहीं है। और ये आपके गुर्दों के अंदर जिन लोगों का नॉर्मली क्रेटिनिन 1.2 होता है या हमारा यूरिया जो है 50 तक होता है, और इसी तरह हमारा जो बन है जिसके वो भी हमारा उसी लिहाज से तमाम जो उसकी एंजाइम है वो अगर रेज हो रहे हैं तो ये माशाल्लाह 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल से प्रोस्टेट भी ठीक, एंजाइम भी ठीक, और किडनी के जितने फंक्शन है वो सही। हकीम साहब मुझे ये बता दें, वो जो बार बार यूरिन आता है, जलन होती है, वो मसला भी इससे हल हो जाएगा? देखें 2 वजूहात हैं। एक यूरिन बार बार जो आता है वो मसाने की कमजोरी से आता है, ब्लैडर की कमजोरी से आता है, मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर। अच्छा, वो उसमें देखना होता है कि वो ठंड की वजह से, कि आपने ठंडा पानी लिया जैसी ठंड हुई है। लेकिन आज मोर देन 70% लोगों को कंट्रक्शन की वजह से, मर्दों में प्रोस्टेट इनलार्ज होने की वजह से नॉर्मली 25 ग्राम तक नॉर्मल होता है, ये 40, 100 तक भी चला जाता है। फिर क्या होता है, इसमें PSA डिस्टर्ब होता है, अगर वो ग्रेटर देन 4 हो जाए तो कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीज़ है उसमें। और जो पेशाब ज़्यादा आता है, बाज़ का प्रोस्टेट क्या होता है कि जी आपका गदूद चने के दाने के बराबर मसाने के मुंह पे गदूद होता है, उसका साइज बढ़ जाएगा तो एक दफ़ा में आपका पेशाब खारिज नहीं होता, जो पीछे पेशाब रह जाता है वो आपको रेजिडुअल यूरिन जो है इरिटेट करता है, और फिर आपको जैसे ही आप पेशाब करके आते हैं आपको दोबारा फील होता है मुझे पेशाब आ रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में होता है कि स्टूल की सेटिस्फेक्शन एक बार ना हो, थोड़ी देर बाद आपने पानी पिया या कोई चीज़ हल्की बुल्की भी खाई है तो वो आपको दोबारा फील होगा कि मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो पेशाब का भी अल्लाह पाक ने ऐसा मामला रखा है कि एक बार जब पेशाब खुल के आ जाएगा फिर आपको 2, 2.5, 3 घंटे पेशाब की जो है वो महसूस भी नहीं होगा। सही। सो जो जलन होती है पेशाब के साथ, उसकी भी यही वजूहात है? जी, जलन के लिए हमारे पास देखिए मैं आपको बताऊं वजूहात यही हैं। तो जीरा सफ़ेद रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह छान के पुन के पानी पी लें। जिनके पेशाब में जलन होती है वो एक हमारा शरबत बजूरी है, अगर तो वो भी जीरा सफ़ेद वाले पानी में मिला लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अकेला जीरा सफ़ेद जो है वो आप सुबह नहार मुँह पानी पियेंगे, जो पेशाब की जलन है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आखिर में एक चीज और हमारे पास छोटी सी है जिसको हम कुल्थी की दाल कहते हैं। आपने देखे पाकिस्तान में इसको लोग नहीं समझते, ये दाल है। अच्छा। लेकिन ये कुल्थी की दाल है जो पित्ते की पथरी हो या गुर्दे की पथरी हो उसको रेजा रेजा करके निकाल देती है। अच्छा, इतनी पावरफुल। हाँ जी, ये इसका तरीकाकार ये है कि ये इंडिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में लोगों को इसका भी शऊर नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को वो तमाम चीजें बताएं जो घरों में रह के वो बहुत से मुज़ी मराज से बच सकें। तो कुल्थी की दाल 1 मुट्ठी लेके इसको पानी में भिगो दें, उसका आधा गिलास पानी सुबह में पी लें, आधा गिलास शाम को पी लें। और ये जो 1 मुट्ठी दाल है इसको फिर आप किसी बर्तन में डालते रहें तो 10-12 दिनों बाद वो कोई 1.5-2 पाव हो जाएगी, आधा किलो के करीब हो जाएगी, उसकी आप हांडी बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि दाल को जितना पानी में आप रखते हैं जितनी देर उसमें उसका फाइबर और उसकी एफिकेसी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो कुल्थी की दाल है ये भी लोगों को आम पंसार से भी मिल जाती है, आम डिपार्टमेंटल स्टोर से भी मिल जाती है। इस दाल जिन लोगों को गुर्दों की पथरियां हैं, गुर्दों में इन्फेक्शन है, वो इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह यही चीजें उनको। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हकीम साहब ने हमारे साथ शेयर की। आपने हमें फीडबैक देना है और हमारा सोशल मीडिया जो है पेज फेसबुक, वहाँ पर हम ये चंक्स शेयर करेंगे, आप वहाँ से भी तमाम मालूमात दोबारा से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। 15 जुलाई है आज और वर्ल्ड यूथ स्किल डे आज मनाया जा रहा है। बहुत ही अहम दिन है, इसको डिस्कस करना, इसकी अहमियत को समझना ज़रूरी इसलिए भी है कि हमारी यूथ पे ही हमारी
कह सकते हैं ना, कामयाबियों का दारोमदार, इस मुल्क की कामयाबी का दारोमदार, इस मुल्क की तरक्की का दारोमदार है। आज अगर आपकी यूथ जो है वो कामयाब होगी, पढ़ी लिखी होगी, स्किल्स सीख जाएगी, तो आप यकीन मानिए कि फिर आने वाला टाइम जो है वो आपका ही है। आपके घरों में जितने भी नौजवान हैं, अगर आप देखें कि उनके अंदर जो पावर है ना, जो उनकी एनर्जी है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आपने उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेके चलना है, कुछ पॉजिटिव वे में इस तरह से लेके चलना है कि वो भी आपको वापस लौट कर कुछ दे, अच्छा फीडबैक दे। अच्छा जी, तो हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि यूथ के लिए कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं। हमारे नौजवान जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तालीम उस वक्त तक हमें फ़ायदा नहीं देती जब तक हमारे पास कोई ऐसा हुनर ना हो जिससे हम अपने आप को प्रूव भी कर सकें, पैसे भी कमा सकें। जो अल्टीमेट एक सबका वो होता है ना, डिसीजन भी होता है कि अच्छा जी अब आपने पढ़ाई कर ली, अब आपने इस तरफ जाना है। हमारे साथ जी मूसा रज़ा साहब मौजूद हैं, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम दिन है, बहुत ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें। बेसिकली अपने नौजवानों को एक ट्रैक देना होता है ना, इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है। सो क्या अहमियत है स्किल्स की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इस जो टॉपिक को लेके एक प्रोग्राम अपना किया, बिकॉज आई बिलीव कि हमारी कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे मीडिया इंडस्ट्री है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर वहाँ के प्लेटफॉर्म से इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिससे एम्पावरमेंट मिलेगी, नॉलेज की शेयरिंग की जाएगी और स्किल्स पे बात की जाएगी, तो आई गेस ये यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे इंटरनेट होने के बावजूद वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती, बट आई गेस अगर इस तरह के प्रोग्राम्स मज़ीद किए जाएंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर आवर यंग पीपल इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सो बहुत सारे नौजवान बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे होते हैं, बट वो आगे उस तरह से कुछ कर नहीं पा रहे होते। जितनी मर्जी मेहनत कर लें, उनको अच्छा फीडबैक, क्या वजह है? क्या वो नालायक होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि अब जो दौर चल रहा है, अगर सिंस आई एम फ्रॉम आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये वाली हमारी इंडस्ट्री है मेरी, सो इसमें क्या मैटर करता है कि आपके पास स्किल कैसी है। ट्रस्ट मी, आप बहुत सी कंपनीज में जाते हैं, दे डोंट इवन आस्क कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, आपकी CGPA क्या है। हाँ, आपकी डिग्री, आपके पास IT की है, आपके पास डिग्री है, लेकिन आपके पास हुनर कोई नहीं। एग्जैक्टली, बट लोग जो कंपनीज हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट द डिग्रीज, दे बॉदर अबाउट द स्किल, कि आपके पास स्किल सेट क्या है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अच्छी चीज़ ये करते हैं कि ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी वो ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं। आज के इस टाइम पे आई गेस दिस इज़ द easiest time to get information, to get skill, because आज हमारे पास YouTube है, आज हमारे पास YouTube जैसे और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा मिल जाता है। सोशल मीडिया के आपके पास बेतहाशा प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, फिर हमारे पास आज के दौर में ChatGPT है जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मेरा ये बिलीफ है, टुडे इफ समवन वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI एक्सपर्ट, वो कुछ भी बनना चाहता है, वो घर बैठे पढ़ सकता है। ही डोंट नीड टू ट्रैवल टू यूनिवर्सिटी, ही डोंट नीड टू ट्रैवल टू सम अदर कंट्री टू गेट एजुकेशन। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का एक स्टाइल होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपकी ग्रोथ में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी यूनिवर्सिटी जो होती है। बट उसके साथ साथ जो स्किल है, स्किल इज़ समथिंग कि वो यूनिवर्सिटी आपको उस तरह से दे नहीं सकती है। स्किल के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है, और उसके लिए आपके पास बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। यूट्यूब का जैसे मैं नाम लिया, इस टाइम आप यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास हर तरह का कंटेंट है आज। तो अगर इफ़ यू आर सीरियस विद योरसेल्फ, इफ़ यू आर सीरियस विद योर फैमिली, तो मेरा ख्याल है एनीवन कैन डू वंडर्स यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स that today we have. So हमने नौजवानों को एक ट्रैक भी बताना है ना, स्किल्स कौन कौन सी आपको अपनी एजुकेशन के साथ साथ, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, बच्चे काफ़ी टाइम फ्री थे, इंटर के बच्चे जो पेपर दे के फ्री हैं, सो कौन कौन सी स्किल्स आपको लगता है कि बच्चों को सीख लेनी चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा उसका? मेरा मानना इसमें यह है कि स्किल सारी अच्छी होती हैं, चाहे वो इफ समवन इज अ ग्राफिक, इंटरेस्ट होना चाहिए ना किसमें। इंटरेस्ट के साथ साथ जिस स्किल को आपने चूज किया है, यू हैव टू बी गुड एट दैट, बी एक्सीलेंट। If you are a graphic designer, if you are a AI ML coder, if you are a Python developer, तो जो whatever you are doing, be best at what you do. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, एक तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और दूसरा आपको बस लगन से और मेहनत से काम करना है। हम समझते हैं कि जी फलां बंदा जो था वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, वो ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसने तो बहुत पैसे कमा लिए, तो मुझे अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करनी है, और आप थोड़ी देर के लिए करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको वो नताइज नहीं मिलते। आप किसी की लाइफ देखते हैं, उसकी स्टोरी सक्सेस देखते हैं, इतने पैसे कमा लिए, बस अब ये करना शुरू कर दो। सो किस तरह से आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना है? अच्छा, इसमें यूँ है कि देखें, जो पैसा आना, जितना आना, कम आना, ज़्यादा आना, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो बाद में है। उसकी में ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें, आपकी किस्मत, आपका ब्लेसिंग, बहुत सी चीज़ें डिसाइड होती हैं। बट हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, हम लोगों ने देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एक फील्ड को पकड़ते हैं, फिर वो कुछ महीनों बाद या उनका दिल नहीं लगता, या सो कॉल्ड वो तंग आ जाते हैं, फिर वो दूसरी में जंप कर जाते हैं, फिर तीसरी में। तो ये सबसे नुकसानदेह चीज़ है। आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करते हैं, आइदर इट्स प्रोग्रामिंग और आइदर इट्स ई कॉमर्स मार्केटिंग, व्हाटएवर, शॉपिफाई डेवलपमेंट, जो भी आप करें, आप उसमें बस कंसिस्टेंट रहें। गिव एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, गुड 2-3 ईयर्स। उसमें ये होता है कि आपको उस इंडस्ट्री का, उस फील्ड का और उस टूल्स का, जो भी आपने इंडस्ट्री सिलेक्ट किया, उसके टूल्स का इन एंड आउट पता लग जाता है। तो फिर आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है उसमें प्ले करने की, और फिर आपके पास ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एज अ कंपनी जब हम कोई हायरिंग करते हैं, हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो कितनी देर से इन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, और इंडस्ट्री चेंज तो नहीं की। और अगर वो बार बार हर 6 महीने बाद, साल बाद इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं, पहले ग्राफिक्स में थे, बाद में वो एडिटिंग में चले गए, लेट्स से बाद में वो प्रोग्रामिंग में चले गए, या बाद में फिर वो शॉपिफाई मार्केटिंग में चले गए, तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग फॉर अस। हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं वो लोग जो एक ही चीज़ में कंसिस्टेंटली कुछ साल गुजारते हैं। सही। हमें क्या स्किल्स सिर्फ यही सीखनी है जो आजकल हमारे डिजिटल वर्ल्ड के मुताबिक हैं, या आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, अब हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं ना, आपको इंजीनियर्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको मैकेनिक्स भी नज़र आ रहे हैं, सो हमें उनको भी आज बैठ के सपोर्ट करना है ना। देखिए, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी स्किल है, मैं तो वो काम नहीं कर सकती हूँ जो वो कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एग्जैक्ट। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डिग्री स्पेसिफिक नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारी आईटी है, मार्केटिंग है, ये इंडस्ट्रीज डिग्री स्पेसिफिक नहीं है। बट देयर आर सम इंडस्ट्रीज, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी बिल्कुल, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो कुछ जॉब के कुछ लवाजमात, बिकॉज जहाँ पे आपने काम करना है वो मे बी वो गाड़ी बनाने वाली एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, सो उनका जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है। वहाँ पे वो डिग्री के बगैर वो गुजारा नहीं है। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे अगेन बेशक आप जितने मर्जी पैशनेट हैं, आपके पास मेडिकल डिग्री जो भी स्पेसिफिक है वो होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपके पास एक एंट्री बैरियर है, आप एंट्री भी नहीं ले सकते, बिकॉज कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ फार्मा के, कुछ मेडिकल के प्रोटोकॉल हैं। हमारी एक जो आईटी इंडस्ट्री कैसी है, जहाँ पे बाय गुड लक है कि डिग्री स्पेसिफिक नहीं है, अगर स्किल है तो बस यू कैन डू वंडर्स, you don't have to सबसे ज्यादा पैसे आपके स्किल से कमा सकते हैं। अगेन, कोई भी ऐसी स्किल जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, और एक्सपर्ट ऐसे हैं कि जब आप उस स्किल की बात की जाए तो लोग कहें कि वाकई दिस पर्सन इज द बेस्ट ऑफ, तो उसमें फिर पैसा कमाया जा सकता है। तो एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, मार्केट में वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं जो कि 20,000 रुपये में आपका एक प्रोजेक्ट कर देते हैं, और वो भी हैं जो कि 20 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक मार्केटिंग कैंपेन का। तो अगेन ये बड़ी एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है कि आप जिस नीश में हैं उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, और ऐसा एक्सपर्ट बनना है कि जब उस चीज़ की बात की जाए तो जो 10 बड़े नाम हो उनमें एक नाम आपका हो। बिल्कुल ऐसा ही है। सो नौजवानों के लिए आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि ज़रूर आप एजुकेशन पे फोकस करें जी, एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं, बट एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को इस तरह से तैयार करें। आजकल हमें बहुत ज़बरदस्त कंटेंट राइटर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं लोग कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव करें। सो ये चीज़ें आपकी लाइफ को मज़ीद आसान बना देती हैं। अच्छी तालीम के साथ अच्छी स्किल आपको पैसे कमाने में, जो आजकल नौजवान का बड़ा मसला है, बहुत सारी आसानियां दे देती हैं। थैंक यू सो मच मूसा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज है 15 और बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। फातिमा की सालगिरह है और इसके बाद शायान खावर, जहरा सुफियान, आगा अब्बास अली रज़ा और जैद बिन सुहेल और इसके बाद मोहम्मद सलमान जावेद। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तलहा हमारे रिपोर्टर ओपन मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट बताने के लिए उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू तलहा। सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात कर ली जाए तो मैं आपको बताऊं तो ओपन मार्केट में जिन रेट पर जो सब्जियां बेची जा रही हैं उसमें और जो सरकारी नरनामे के मुताबिक जो उनकी प्राइसेस हैं, उनके रेट्स हैं, उनकी कीमतें हैं, उसमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं तो दर्जा अव्वल का जो आलू है वो सरकारी कीमत के मुताबिक 80 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन वो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 45 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी 60 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपये है, जो कि अभी 70 से 80 रुपये और कहीं पे 90 रुपये भी फ़ी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत जो कि नया लहसुन है उसकी सरकारी कीमत 195 रुपये है, लेकिन वो भी 250 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो थाईलैंड का है वो 442 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी 500 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अगर देकर दूसरी सब्जियों की बात की जाए, बैंगन की सरकारी कीमत 124 रुपये है, लेकिन वो भी सरकारी कीमत को ना मानते हुए 150 रुपये तक बेचा जा रहा है। अब जो शिमला मिर्च है वो 105 की बजाय 120 रुपये, अरवी की कीमत 114 रुपये है, लेकिन वो भी 125, 130, 140 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च की कीमत 133 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी तकरीबन 150 से 160 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सब्जियों की सरकारी कीमत और जो ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियाँ बेची जा रही है उसमें तकरीबन 20 से 30 रुपये का फ़र्क देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर फलों की बात करें तो फलों की सरकारी कीमत और जो ओपन मार्केट में जिन रेट पर बेचा जा रहा है उसमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। तकरीबन 50 रुपये के फ़र्क के बाद आम भी बेचे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच तलहा, आपने हमारे साथ रेट लिस्ट शेयर की। कल है जी 16 तारीख, अगर आपकी कल सालगिरह है तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। स्क्रीन पर नंबर दिखा दी, इस नंबर पर आपने हमें अपनी पिक्चर्स भिजवानी है और प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए ताकि आपका नाम हम पहले शामिल कर लें। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।